हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म एंड बेहतरीन सेशन में, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आपका कंप्यूटर साइंस फैकल्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर मैं आपको एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग एक बार फटाफट यहाँ पर क्लास में आ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर जा रही है, आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। चलिए भाई, तो दोस्तों कंप्यूटर का बेसिकली क्या है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैं आपसे अगर एग्जाम की बात करूं तो जो दोस्तों आपके जो है मल्टीपल एग्जाम्स हैं। जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, आईबीपीएस है, ईसीजीसी पीओ है, आरबीआई असिस्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है। तो सिलेबस की बात करें हम तो सब में सिलेबस जो है लगभग सेम है, सिमिलर है ना। तो उसी सिलेबस को, एक कॉमन सिलेबस को आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं और आपके एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूं। यानी कि आप अगर ये क्लास करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 है, ऐसे हम लोग आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हो आप लोग। तो आप लोग करेंगे क्या, क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। जितने क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आंसर आपसे गलत होता है कोई बात नहीं, मैं उस आंसर को मतलब आंसर बताऊंगा क्वेश्चन का मैं, और विद एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है जी, लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप जब क्लास करते रहेंगे और आप पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में और चीज़ों, मान लीजिए क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने अगर आंसर गलत दे दिया है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को समझा रहा हूँ, आपको कॉपी पेन लेके बाकायदे एक जो है चीज़ों को पेन डाउन करना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि पहला टेस्ट है आपका। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है जी, तो पूछा गया आपसे द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम। सभी लोग आंसर देंगे, जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरेक्ट हमसे हो रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, बताएंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों आपको पता है, अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, तो आपको पता है कंप्यूटर, ठीक है जी, किस शब्द से मिलकर बना, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो शब्द था बेसिकली वो था कंप्यूट। और कंप्यूट मतलब क्या होता है, गणना करना। कंप्यूट मतलब गणना करना। ठीक है जी, तो इससे क्या बना आपका कंप्यूटर, है ना। तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कंप्यूट किस प्रकार का शब्द है, तो वो हमारा एक लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोस्तों इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाएं, डालें नजर एक बार हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे, दोस्तों निकल कर ये आता है कि कंप्यूटर की जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि भाई साहब ये जो है बेस क्या था, कंप्यूटर की उत्पत्ति का बेस क्या था। मतलब ये तो बोल गया शब्द, तो जो कंप्यूटर शब्द है वो आया है लैटिन वर्ड से, कंप्यूट से, लेकिन इसका जो बेस था दोस्तों वो अबेकस था। क्या बेस था दोस्तों, इसका जो बेस था वो अबेकस था, ध्यान दीजिएगा। इसका जो बेस था वो अबेकस था, और अबेकस दुनिया का पहला कैलकुलेटर था। जो अबेकस था वो दुनिया का पहला कैलकुलेटर था, उसको डेवलप किया था चाइना वालों ने, चाइना ने डेवलप किया था उसको, चाइना ने। ठीक है, तो चीजें हैं, तो ऐसे ही चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके लिए जो है आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लास आपको अच्छे से करना है और यहाँ पे आंसर देना है, और अगर नहीं आए समझ में हमसे पूछना है आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। आपको बताना है कि इसमें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, हिंदी में बोले आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों देखिए, सारे बच्चे यहाँ पे जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं
मुझे पता है वो ये सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर की बात करें तो आंसर आंख बंद करके चार्ल्स बेबेज हम मार देंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे दोस्त, चार्ल्स बेबेज आंसर नहीं होने वाले यहाँ पे। क्योंकि पूछा क्या गया है पता है, यहाँ पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसके जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग हैं। कौन है? इसके जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग हैं। अगर पूछता फादर ऑफ कंप्यूटर, नॉर्मली अगर आपसे पूछता, नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, दोस्तों अगर आपसे पूछता फादर ऑफ कंप्यूटर जो है कौन है, तो आंसर निकल के आता आपका फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारे कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है वो आपसे, वो यहां पूछ रहा है आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। मैं आपको बता दूं दोस्तों 1950 के आसपास की बात है, 1950s के पास क्या हुआ था, एक टेस्ट हुआ था। 1950 के आसपास दोस्तों क्या होता, 1950s में एक टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट का नाम था ट्यूरिंग टेस्ट, नोट कर लीजिएगा। उस टेस्ट का नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ये ट्यूरिंग टेस्ट किया क्यों गया था पता है? ये ट्यूरिंग टेस्ट इसलिए किया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो हमारा कंप्यूटर है क्या वो ह्यूमन बिहेवियर है या नहीं। हमारा जो कंप्यूटर है वो इंसान की तरह बिहेव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जैसे जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इंसान की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए एक टेस्ट किया गया था, ट्यूरिंग टेस्ट। जब ये टेस्ट सफल हुआ, अच्छा टेस्ट को किया किसने था, एलन ट्यूरिंग साहब ने किया था। जब ये टेस्ट सफल हुआ तो 1956 में आपको याद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया। जो हम लोग बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, उसका जो कॉन्सेप्ट आया 1956 में आया। और उसका कॉन्सेप्ट दिया किसने, जॉन मैकार्थी ने दिया, जॉन मैकार्थी ने दिया। यानी हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस कई सारे निकल के आते हैं कि ये बताइए साहब फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकार्थी हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है, वो एलन ट्यूरिंग है। क्यों किया था टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट, बता दिया मैंने आपको। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो चार्ल्स बेबेज हैं। तो वो अलग है सीन। ठीक है, बोलो समझ में आया? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सेशन? अभी तो 2 ही क्वेश्चन खैर हुआ है, लेकिन आपको जो बताया मैंने अभी तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड माय फ्रेंड्स। बने रहिए लास्ट तक। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन में फुल मार्क्स आपको दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? ओह क्या बात है सर, आज आप फादर से क्वेश्चंस पूछ रहे हो। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? क्योंकि मैं आपको ये जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपको बेसिक से लेकर और जो एडवांस नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, मैं आपको दे दूं। ठीक है जी, देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हो गए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग हो गए, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी हो गए। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम पीसी के नाम से जानते हैं दोस्तों, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी के नाम से जानते हैं, और ये हैं एडवर्ड रॉबर्ट साहब, एडवर्ड रॉबर्ट साहब। ठीक है, कौन है दोस्तों, एडवर्ड रॉबर्ट साहब हैं फादर ऑफ पीसी यानी फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा सर पीसी में क्या क्या आता है सर? देखो पीसी की बात करें दोस्तों तो आपको पता है जो हम पीसी की बात करते हैं तो इसी में हमारा डेस्कटॉप पीसी आता है, डेस्कटॉप आता है, इसी में हमारा क्या आता है, इसी में हमारा जो है डेस्कटॉप आता है ना जी, डेस्कटॉप आता है। इसी में हमारा लैपटॉप आता है, लैपटॉप आता है। इसी में हमारा पाम टॉप आता है, पाम टॉप आता है ना, क्या आता है, पाम टॉप आता है ना, स्मार्टफोन वगैरह। और ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, अपने हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आपको पता है जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, तो आपको पता है सबसे बड़ा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे महंगा, है ना, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि हम लोग यूज करते नहीं है। वो साइंटिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मौसम का अनुमान लगाना वगैरह हो गया, वहां पे यूज होता है, आपको पता होगा।
सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इसके बाद जो आता है आपका वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। क्या आता है? मेन फ्रेम पीसी या मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो मिनी कंप्यूटर आता है, और इसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज, यानी कंप्यूटर का प्रकार, ठीक है, उसके आकार के आधार पे क्या होता है? सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा सुपर होता है, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी, उसके बाद माइक्रो। हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रो यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कॉर्पोरेट होते हैं, जहाँ पे सर्वर यूज होता है, वो मेन फ्रेम होता है। जैसे रेलवे हो गया, अगर बात करें हम, मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। और हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। सीपीयू कंटेन, सीपीयू के पास क्या होता है? सीपीयू में क्या होता है दोस्तों? आंसर दीजिए। अ कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट। देखो सी ऑप्शन यहां पे दिया है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? दीजिए आंसर। कार्ड रीडर हो जाएगा, ठीक है। देखो सी ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे हल्का सा ऑप्शन में जो है फ्रेम करने में गलती हो गई है, ये यहाँ की जगह सी यहाँ पे आ गया है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा सी। इसको हालांकि मैं सही कर लेता हूँ लगे हाथ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग सही कर लेते हैं, जस्ट वेट, सही हो गया, ठीक है। चलो ओके, तो आंसर सी हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। एक्चुअली थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। देखिए सीपीयू क्या होता है पता है आपको? देखो सीपीयू की बात करें हम, अगर देखो आपको ना, हम लाइव आपसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वी आर लाइव नाउ माय फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी प्रश्न पर कोई डाउट होता है तो बेहिचक हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, जहाँ मुझे लगेगा आपके कमेंट्स में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू क्या कहलाता है हमारे कंप्यूटर का? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या होता है? सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू होता है, एमयू होता है और एलयू होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट होता है, और एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू का काम क्या होता है सर? आपने तो कह दिया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सर सीपीयू का काम क्या होता है? आपने तो बताया ही नहीं। सीपीयू का जो काम होता है वो होता है, सीपीयू इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। क्या करना दोस्तों? सीपीयू का जो बेसिक कार्य होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जो तीनों पार्ट्स सीपीयू के होते हैं ना, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों अपना अलग अलग काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल करना, ऑपरेशन को नियंत्रित करना। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। और एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है जी। चलो भाई, अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। एक होता है कि सर सीपीयू का जो प्रोसेसिंग साइकिल होता है, प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू, सीपीयू का प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? सीपीयू का प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं। देखो पहले फेच होता है, आपको पता होगा, पहले फेच होता है, फेच होता है। फेच के बाद जो होता है वो डिकोड होता है, डिकोड होता है। डिकोड के बाद जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, डिकोड के बाद क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। और एग्जीक्यूट के बाद क्या होता है? स्टोर होता है। और स्टोर के बाद क्या होता है? फेच होता है। फिर
मतलब ये जो मैं बता रहा हूं आपको ना, ये कहलाता है प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू। इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू। यानी कि पहले फेच करना, फिर डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर स्टोर करना। फेच करना, डिकोड। अच्छा देखो, मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, आपकी जब किसी से मुलाकात होती है पहली बार, मान लीजिए आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत रियल एग्जांपल देता हूं, आप पुरुष हो और किसी महिला से या किसी कन्या से आप मतलब मुलाकात होती है, तो पहले क्या होता है, आंखों से नज़र मिलती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फेच करना। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं फेच करना, यानी कि जब नज़र से मिलना होता है, फेच करना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप जब नज़र से नज़र मिल जाएगी तो आप बातें करना चाहोगे, यानी डिकोड करोगे, मतलब समझना चाहोगे। समझना मतलब डिकोड करना, मतलब हम आपको समझें, आप हमको समझो, है ना, डिकोड करना। जब हम लोगों ने नज़र से नज़र मिली, फेच किया। जब हम लोगों ने एक दूसरे को समझा, डिकोड किया, और समझ गए तो आगे प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया। जब समझ गए, चलो आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं, एग्जीक्यूट किया। और जब एग्जीक्यूट कर दिया तो स्टोर हो गए, मतलब सेटल हो गए फाइनली, चलो हम दोनों लोग मिल गए हैं। एग्जांपल दे रहा हूं। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। अच्छा, क्या मेरी जो आवाज है और वीडियो में मिसमैच है क्या? कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर ऑडियो वीडियो में मिसमैच है, मतलब मैं पहले आवाज जा रही है, ऐसा कुछ सर, साउंड पहले आ रहा है, वीडियो बाद में, ऐसा कुछ है क्या? आप रिफ्रेश कर लो एक बार, क्योंकि मेरे साइड से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे साइड से कोई इशू नहीं आ रहा है। आप देख लो अगर आपके साइड कोई इशू हो तो, ठीक है। रीचा जी कह रही हैं यस सर, ऐसा है क्या? यार मेरे साइड तो कोई इशू नहीं है भाई, मेरे साइड तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं देख लेता हूँ वैसे, ठीक है। हेलो, क्या आवाज मिसमैच हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन यूजर और ओएस के बीच में इंटरेक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आपको बताना है इसमें से कौन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका आंसर दीजिएगा। क्या वो यूजर इंटरफेस होता है? क्या वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है? क्या वो प्लेटफॉर्म होता है? क्या वो स्क्रीन सेवर होता है? आंसर बताइए फटाफट आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्या अभी भी वो लैगिंग है क्या? मुझे लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे साइड कोई इशू तो नहीं है भाई, है ना, सब कुछ परफेक्ट मैं देख रहा हूँ, मेरी आवाज़ प्रॉपर सामने जा रही है ना। लेकिन किसी कमेंट आ रहा है तो मैंने कहा भाई मैं देख लूँ कमेंट। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आवाज़ तो प्रॉपर जा रही होगी। हेलो एवरीवन, हेलो, आवाज़ तो प्रॉपर जा रही है ना। चलो भाई ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पे जो है ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में बोला गया है कौन इंटरेक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, ठीक है, कौन इंटरेक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों मैं आपको यहां बता दूं, ध्यान दीजिएगा, आवाज तो प्रॉपर जा रही है ना। देखो, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है पता है? यूजर इंटरफेस बोलते हैं उसे हम लोग, यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली बात नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी। और ये क्या करता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड 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 करता है, ठीक है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है। हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है, कंट्रोल एंड मैनेज करता है, कंट्रोल एंड मैनेज करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग,
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या आवाज जा रही है? हेलो 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 हेलो, प्रॉपर आवाज जा रही है? प्रॉपर आवाज जा रही है? ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई कि जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आवाज प्रॉपर जा रही ना अभी? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ क्या करता है, उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दोस्तों, है ना। तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कौन? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये सारे काम होते हैं ओएस के। ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। तो आंसर तो यूजर इंटरफेस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? आपने नाम सुना होगा असेंबलर का। असेंबलर जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो तो यहाँ पे है नहीं। कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक साथ ट्रांसलेट करता है, वो यहाँ पे है नहीं, वो ट्रांसलेटर होता है। इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, वो क्या होता है? हमारा जो है ट्रांसलेटर होता है। तो ये सारे ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। तो ओएस जो है, बोला क्या गया, इनमें से कौन यूजर और ओएस के बीच इंटरेक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? आंसर यूजर इंटरेक्शन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, आपको बताना है जो आपका पहला कंप्यूटर था वो किस प्रोग्राम का प्रयोग करके लिखा गया था। आंसर दीजिए आप लोग, जो पहला कंप्यूटर था वो किस प्रोग्राम का यूज करके लिखा गया था? सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे दोस्तों। हाँ, वेरी गुड। देखो, आपको पता है दोस्तों, है ना, आपको पता है कि भाई साहब क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। यहां पर जैसे जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपको पता है। सॉफ्टवेयर जो है ना, वो क्या किया गया पता है? सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है ना। सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जब पहली बार बनाया गया ना, तो उसको किस लैंग्वेज का यूज करके मतलब कोडिंग किया गया? तो जाहिर सी बात है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। जैसे दोस्तों आप पढ़ते हो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पढ़ते हो आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ते हो आप, ठीक है जी। वैसे ही जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस भी हैं। कितने जनरेशन है? 5 जनरेशन है लैंग्वेज के। जैसे हमारी 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर के, वैसे ही 5 जनरेशन है लैंग्वेज के। आपसे पूछ रहा हूं मैं, दुनिया का पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था, या दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? तो आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, पहली बार जब प्रोग्रामिंग किया गया तो किया गया किस लैंग्वेज का यूज करके? मशीन लैंग्वेज का यूज करके, बाइनरी का यूज करके। बाइनरी मतलब 0 1, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करता है 0 और 1 पे। कंप्यूटर वर्क्स ऑन 0 and 1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर, एंड वी कैन से ऑल्सो मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये होता है। तो भाई साहब, जो हमारा मशीन लैंग्वेज है ना, जो हमारा मशीन लैंग्वेज है ना, हमारा जो मशीन लैंग्वेज है, ये क्या है पता है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। ये सब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है, कौन सा किस जनरेशन का लैंग्वेज है, आपको पता है ये। आगे हम बात करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। असेंबली लैंग्वेज जो है, जो असेंबली लैंग्वेज है आपका, वो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। सेकेंड जीएल, जीएल मतलब क्या होता है? जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। जीएल मतलब होता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, वेरी गुड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग स्पाइडर्स इज एन, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर का मतलब क्या होता है? आंसर दीजिए। क्या प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट्स, या सर्च इंजन होता है, या हैकर हु ब्रेक्स इनटू कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम, या एप्लीकेशन फॉर व्यूइंग वेबसाइट्स? स्पाइडर तो सर मकड़ी होता है, स्पाइडर का मतलब, है ना? नहीं नहीं भाई साहब, यहां मकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। स्पाइडर का मतलब होता है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में,
रेस्टोरेंट में आप गए तो वहाँ पे आप कुछ देखते होंगे, खाने पीने के लिए ऑर्डर कुछ करते हो, तो क्या देखकर ऑर्डर करते हो आप मुझे बताओ। मतलब उस रेस्टोरेंट में क्या कोई चीज़ आप ऑर्डर करना चाहोगे तो वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, आप क्या देखकर ऑर्डर करोगे, वहाँ का जो मेनू कार्ड होता है ना भाई। उस रेस्टोरेंट का कोई मेनू कार्ड होगा जहाँ पे चीज़ें लिखी गई होंगी कि इसमें ये चीज़ अवेलेबल है? तो वो चीज़ पढ़ते हो आप, और पढ़ने के बाद में फिर आप ऑर्डर करते हो। वैसे ही जब कोई वेबसाइट हम सर्च करते हैं तो वो पहले उस जो है कैटलॉग में, जो कैटलॉग होता है वो इंडेक्स होता है, वहाँ पे जाता है, देखता है कि यहाँ पर ये साइट अवेलेबल है कि नहीं, डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। तो वो हमारा प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट्स, ये हमारा होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि देखो हमारा जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जो सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल का नाम सुना, गूगल, याहू, बिंग, अमेज़न, बैंडू, डकडकगो, ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्च इंजन हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बिंग किस कंपनी जो है किसका सर्च इंजन है, बिंग किसका सर्च इंजन है? बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। गूगल का ही है, पता है आपको, अल्फाबेट उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है गूगल की, है ना। तो उसके 3 पार्ट, सर्च इंजन के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स काम करते हैं सर्च इंजन के, कौन कौन से होते हैं? सर्च इंजन के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? आप लिख सकते हैं सर्च कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन, कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन, ठीक है जी। एक तो स्पाइडर होता है जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे हैं, एक तो डेटा बेस होता है, और एक यूज़र इंटरफेस होता है। ये 3 पार्ट होते हैं भाई साहब, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। अगर ये तीनों पार्ट में से कोई पार्ट ना हो तो जो आप सर्च करते हैं और आपको जो रिस्पांस मिलता है वो नहीं मिलने वाला है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्पाइडर को हम एक नाम से और जानते हैं, स्पाइडर को हम वेब क्रॉलर के नाम से जानते हैं, वेब क्रॉलर के नाम से जानते हैं। स्पाइडर को हम वेब क्रॉलर के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग वेब बॉट भी कहते हैं, वेब बॉट भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है ये वेब बॉट क्या होता है, या वेब क्रॉलर क्या होता है, या स्पाइडर क्या होता है। तो ये हमारा जो है कैटलॉग क्या करता है, डिजाइन करता है, फ्रेम करता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, वो स्टोर होता है, सेव होता है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सेस करते हैं, हमको मिलता है। और यूज़र इंटरफेस, जो हमको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। चलो भाई, Which of the following category viruses does not replicate themselves? इनमें से कौन सा वायरस ऐसा वायरस है जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है, मतलब अपने आप को दोहराता नहीं है। कंप्यूटर में वायरस नाम पता है, वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में वायरस के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना है, बताइए। अगर नहीं सुना मैं सुना दे रहा हूँ। देखो, वायरस जो होता है हमारे कंप्यूटर में एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल या विटल इंफॉर्मेशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है फुल फॉर्म से, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। दुनिया का पहला जो वायरस था, दुनिया का जो पहला वायरस था, कंप्यूटर वायरस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, साइंस वाले वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्रीपर था। और उसको डेवलप किया था किसने? बॉब थॉमस ने। कब किया था? 1971 में किया था, ठीक है। और इसी को ब्रेक करने के लिए एंटीवायरस आया था, दुनिया का पहला एंटीवायरस कब आया था? 1972 में आया था, और उसका नाम क्या था? द रिपर था, और उसको डेवलप किया था रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। ये वार्म जो होता है, ये क्या करता है? वार्म अपने आप को दोहराता, स्वयं को दोहराता नहीं है। जो वार्म होता है ये स्वयं को दोहराता नहीं है, सॉरी क्या बोला गया, कौन स्वयं को नहीं दोहराता है, नहीं वार्म दोहराता है, आई एम सॉरी यार, वार्म दोहराता है। वार्म देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, वार्म दोहराता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है ना, ये ट्रोजन हॉर्स स्वयं को नहीं दोहराता है। ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है स्वयं को, अच्छा सर ट्रोजन हॉर्स होता क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ट्रोजन हॉर्स होता क्या है। तो आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, ट्रॉय मूवी देखी कि नहीं देखी है? ट्रॉय मूवी मैं बता दूं थोड़ा आपको। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम होता है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है एक ऐसा मालवेयर या हार्मफुल प्रोग्राम होता है
जो हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। ट्रॉय मूवी में आपने देखा होगा, एक स्टोरी है, ट्रॉय और दो साम्राज्य की राज्य अपने आपस में थे, भिड़ लड़ रहे थे, ट्रॉय और स्पार्टा की। जो ट्रॉय हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है, जो ट्रॉय हुआ करते थे दोस्तों, मतलब ट्रॉय वाले क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, ठीक है। और वो बार बार, वो हुआ क्या था कि ट्रॉय का जो राजकुमार था वो वहां की रानी हेलन को अगवा कर लाया था, वहां की स्पार्टा की हेलन थी, ठीक है। तो दोनों की भी चीज होता है, ट्रॉय वाले शक्तिशाली होते हैं, जीत जाते हैं बार बार, ठीक है। तो अब होता क्या है कि स्पार्टा वाले षड्यंत्र रचते हैं, मतलब षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी। क्या करते हैं कॉन्स्पिरेसी? कि जो ट्रॉय वाले होते हैं सूर्य भगवान के उपासक होते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मैं कहानी थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो वो एक बहुत सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो सूर्य भगवान का जो एक है नहीं सवारी है, कह सकते हो, उनका वो घोड़ा है, प्रतीक है। तो स्पार्टा वाले क्या करते हैं, उनके किला, उनका बहुत बड़ा किला होता है ट्रॉय वाले का, उस किले के अंदर कोई जा नहीं सकता है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा किला होता है। तो उस किले के बाहर रात को बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, लकड़ी घोड़ा, ठीक है, हॉर्स। तो उस हॉर्स के अंदर छिपे होते हैं वहां के सैनिक, पूरा अपना अस्त्र शस्त्र लेकर। और जैसे ट्रॉय वाले क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं वहां के राजकुमार, वहां की प्रजा सब कुछ देखती है कि भैया तो घोड़ा आया हुआ है, वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल घोड़ा था लकड़ी का। तो उनको लगता है सूर्य भगवान जी ने खुश होकर जो है हमको भेंट स्वरूप भेजा है, गिफ्ट किया है, ऐसा उनको लगता है। वो लोग उस घोड़े को पूरा खींच खाच के अपने जो है किसके अंदर ले आते हैं, वो लोग जो है अपने उसके अंदर ले आते हैं, इस किले के अंदर ले आते हैं, ठीक है। किले के अंदर क्या करते हैं, ले आते हैं। रात होती है, सब लोग सो जाते हैं, ठीक है। जब रात होती है, उस घोड़े के अंदर सैनिक निकलते हैं, और सैनिक निकलने के बाद में उस पूरे ट्रॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। अब सोचो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये अपने आप को रिपीट नहीं करता, ये अच्छा उस घोड़े को लेकर गया कौन, ट्रॉय वाले, मतलब उनको गुमराह किया गया कि ट्रॉय वाले ही उस घोड़े को लेकर जाते हैं। सोचो, समझो आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऐसे ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको डाउनलोड हम ही करते हैं, आप करते हैं, यूजर करता है, उसको पता ही नहीं होता ये है क्या, है ना। ये जो मतलब उसको लगता है कि ये यूजफुल प्रोग्राम है। ट्रोजन हॉर्स क्या लगता है, यूजफुल प्रोग्राम है। लेकिन जब ट्रोजन हॉर्स डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद में आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ करप्ट कर देगा। इसीलिए कहते हैं ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, ये सीधे एक्शन लेता है, खत्म कर देता है सब कुछ। ये वार्म अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट मतलब दोहराना, फैलेगा, स्प्रेड करेगा, ये स्प्रेड करेगा, ये स्प्रेड नहीं करता है, ये आएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ी जो मैंने आपको स्टोरी बताई इसलिए बताई कि ट्रोजन हॉर्स वहीं से कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट ट्रोजन हॉर्स का है ये वहीं से आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। Which of the following is not a virus that infects computer? इनमें से कौन सा वायरस नहीं है जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा? वायरस है ही नहीं तो इन्फेक्ट कहां से करेगा वो? कंप्यूटर का वायरस है ही नहीं भाई साहब। देखो, मेलिसा होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, ये लोगेट होता है, नॉर्टन एंटीवायरस होता है मेरे भाई, ये तो एंटीवायरस होता है ना दोस्त। जैसे अभी मैंने बताया था एंटीवायरस के बारे में, तो जब वायरस आएगा तो वायरस को रिमूव कौन करेगा? वायरस को रिमूव करेगा एंटीवायरस। तो जो नॉर्टन नाम सुना होगा आप लोगों ने एवीजी का नाम सुना है, एवीजी, अवास्ट, कास्परस्काई, क्विक हिल, नॉर्टन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम के नाम हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a valid category of computer virus? इनमें से कंप्यूटर वायरस की कौन सी वैलिड कैटेगरी नहीं है? इनमें से कंप्यूटर वायरस की कौन सी वैलिड कैटेगरी नहीं है? आंसर दीजिए आप लोग। कंप्यूटर वायरस की कौन सी वैलिड कैटेगरी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, इंटरप्ट्स। दोस्तों जो इंटरप्ट्स है ना, ये वायरस नहीं होता है भाई। आप कोई काम कर रहे हो, मैं आपको इंटरप्ट वही वायरस नहीं होता, वायरस का नाम ही नहीं है। मेमोरी रेजिडेंट वायरस होता है, जो आपकी मेमोरी में जगह बना लेगा, वो होता है। ट्रोजन हॉर्स होता है, मैक्रो वायरस होता है, ठीक है। बोलो क्लियर है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए सर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अभी ऑडियो वीडियो मिसमैच तो नहीं है, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। चलिए, ईथरनेट इज ऑल्सो नोन एज, ईथरनेट को हम किस नाम से जानते हैं? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये ईथरनेट क्या होता है? ऋचा जी आपने बताया था साउंड को लेकर इशू है। अभी ऋचा जी साउंड को लेकर कोई इशू नहीं है, मतलब साउंड और ये जो आप बता रही थी ऑडियो वीडियो मिसमैच हो रहा है 3 सेकंड का, अभी तो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। देखो ईथरनेट क्या होता है पता है? जो ईथरनेट होता है, जब आप इंटरनेट पर काम करते हो या इंटरनेट यूज करते हो, ठीक है, तो इंटरनेट में कनेक्शन कितने प्रकार से आप कर सकते हो पता है? आपको कितने प्रकार का कनेक्शन आप यूज कर सकते हो, मतलब बेसिकली जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं 2 प्रकार का होता है। एक तो केबल के, मतलब एक तो वायर्ड होता है, आपको पता होगा वायर्ड होता है, और एक तो वायरलेस होता है। याद है आपको? ये वायरलेस जो होता है ये वाईफाई होता है, आपको पता होगा। ये जो वायरलेस होता है क्या होता है साहब? ये वाईफाई होता है। और जो वायर्ड होता है केबल वाला होता है, केबल वाला होता है। जो ईथरनेट है, जब आप इंटरनेट केबल के माध्यम से यूज करते हो, जब आप इंटरनेट केबल के माध्यम से यूज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग ईथरनेट। ठीक है जी। ईथरनेट का एक स्टैंडर्ड है IEEE, नाम सुना होगा आप लोगों ने, IEEE। IEEE का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो IEEE 802.3 होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, मानक बोलते हैं इसे हम लोग। जब भी ईथरनेट सामने आए, ईथरनेट क्या है तो आप कहोगे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, IEEE 802.3 हमारा जो होता है ये ईथरनेट का स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? ईथरनेट का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है जी, चलो भाई। अच्छा, वायरलेस का वाईफाई क्या होता है? वाईफाई का 802.11 होता है। आगे IEEE आप लगा लीजिएगा, IEEE। अरे समझो ऐसे, आप जैसे आपका सुना है आप लोगों ने ISO का नाम सुना है? ISO कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है या कोई स्टैंडर्ड देता है। ISO हो गया, कोई ISI हॉलमार्क हो गया, देखा होगा आप लोगों ने। वैसे ही कंप्यूटर में जब इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं हम लोग, और हम लोग जब ईथरनेट या मतलब केबल या बिना केबल के इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो उसको भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। IEEE होता है, संस्था का नाम है, और अलग अलग कोड होता है। तो यहाँ पे 802.3 जो है वो ईथरनेट के लिए है, और जो 802.11 है वाईफाई के लिए है, वायरलेस फिडेलिटी के लिए है। ठीक है। वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट्स अ होम और बिजनेस टू इंटरनेट यूजिंग सिग्नल्स। जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, वायरलेस ब्रॉडबैंड बोलते हैं वाईफाई। तो किसका प्रयोग करके हम लोग किस सिग्नल का उपयोग करके हम घर या व्यवसाय में इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट को जोड़ते हैं? उसमें कौन सा सिग्नल होता है? कौन सा सिग्नल होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग इंटरनेट जो है यूज करते हैं? ठीक है। तो वाईफाई जो होता है आपको पता। अच्छा, ये सीधी सी बात है सर, ये वाईफाई जो आपने बताया है इसका फुल फॉर्म तो भाई वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है। तो सर वाईफाई में तो केबल है नहीं, तो जब केबल नहीं है तो इसका कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे 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 देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे। तो सर ये बताइए, ये जो वाईफाई है ना, ये एक्चुअल में किस सिग्नल पे काम करता है? तो ये रेडियो सिग्नल पे काम करता है ना भाई। ये किस पर काम करता है? ये काम करता है रेडियो सिग्नल पे। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। Which language makes use of object oriented approach? इनमें से कौन सा लैंग्वेज ऐसा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? चलिए आंसर दीजिए। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक होता है कॉन्सेप्ट ओप्स का। ओप्स का ओप्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है जी। आपने C++ का नाम सुना होगा, आपने जावा का नाम सुना होगा, आपने पाइथन का नाम सुना होगा, आपने अडा का नाम सुना होगा। ये सारे लैंग्वेज जो हैं आपके ओप्स लैंग्वेज कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम अप्रोच में फॉलो का जो है यूज होते हैं। तो सी प्लस प्लस और जावा जो हमारा है ये ओप्स लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके भाई आगे बढ़ते हैं। इन एमएस ऑफिस इट इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स। एमएस ऑफिस में ईमेल को के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर बताइए कौन सा है, नाम बताइए भाई, आंसर दीजिए। एमएस ऑफिस में ईमेल को मैनेज कौन करता है? अच्छा, एमएस ऑफिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसमें आपने सुना होगा वर्ड यूज होता है, एमएस वर्ड यूज करते हैं, सुना होगा एक्सेल यूज करते हैं, सुना होगा पावर पॉइंट यूज करते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जस्ट लाइक if we want to work on document, just we can use MS Word, and if we want to work on spreadsheet we can use Excel, and if we are going to prepare a presentation just we can use PowerPoint. These are example of application softwares and comes under Microsoft Office. Okay, I hope it's a crystal clear. But if we are going to use a email client software, then we have to use MS Outlook software. MS Outlook क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ईमेल क्लाइंट की सुविधा प्रदान करता है। जैसे हम जीमेल यूज करते हैं, हम रेडिफ मेल यूज करते हैं, हम इंडेक्स मेल यूज करते हैं, हम अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर पे काम करते हैं, वैसे ही ईमेल आउटलुक हमको प्रोवाइड करता है वो पूरा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम मेल को सेंड कर सकते हैं, मेल को रिसीव कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग है ना, ये सारा काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, बेसिकली ऑफिशियल पर्पज के लिए इसका यूज होता है ना, ऑफिशियल पर्पज के लिए आउटलुक का यूज होता है। It is a series of commands that is recorded so it can be played back or executed later. ये आदेशों की एक श्रृंखला है, आदेशों की रिकॉर्ड किया गया है ताकि इसे वापस चलाया जा सके या निष्पादित किया जा सके बाद में। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा आजकल स्मार्टफोन में फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हो आप, है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो स्क्रीन से रिकॉर्ड कर सकते हो। बोलो है या नहीं, पूरा रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे ही एमएस वर्ड में एक फीचर होता है, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में मैक्रो का। ये मैक्रो एज अ रिकॉर्डर काम करता है। ये जो मैक्रो होता है भाई साहब, ये एज अ रिकॉर्डर काम करता है, एज अ रिकॉर्डर काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैक्रो किस टैब मेनू में आता है? तो आपने नाम सुना होगा व्यू टैब मेनू, नाम सुना है? व्यू टैब मेनू नाम सुना है? व्यू टैब मेनू में हमारा मैक्रो आता है भाई साहब। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की भी होता है। अगर मान लीजिए मैक्रो को ओपन करने का शॉर्टकट की पूछा जाए आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट के साथ में F8 हो जाएगा, अल्ट F8। बोलो सही है? अल्ट F8 जो होता है ये शॉर्टकट की होता है मैक्रो को एक्टिव करने का, मैक्रो को यूज करने का। मैक्रो किस टैब मेनू में आता है? व्यू टैब मेनू में आता है। ठीक है, द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज। ईमेल एड्रेस का सेकेंड पार्ट क्या आइडेंटिफाई करता है? सभी लोग आंसर देंगे। ईमेल एड्रेस का क्या पार्ट क्या करता है? सेकेंड पार्ट जो है आइडेंटिफाई करता है। नेम ऑफ द बैंक तो कतई नहीं हो सकता है, तो अननेसेसरी ऑप्शन आ गया है। नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, नेम ऑफ द इंडिविजुअल सर्वर, नेम ऑफ द मोबाइल फोन ऑपरेटर, तो भाई जैसी बात, दो ऑप्शन तो कट गए, मतलब अननेसेसरी आ गया है, कोई मतलब ही नहीं है। नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, आपने देखा होगा एक सिंटेक्स होता है, एक फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए जो मेरा ईमेल आईडी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मेरा ईमेल आईडी dhiru.singh0291@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। अब ये जो dhiru.singh0291 है क्या है? ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है। ये gmail.com जो है क्या है? ये सर्वर नेम है, ये सर्वर नेम है। ठीक है, और ये @ क्या है? इन यूजर नेम डोमेन, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर नेम है, सर्वर नेम, ये यूजर नेम है, यूजर नेम है, बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने, डोमेन नेम यूजर नेम होता है। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन इस सर्वर नेम को क्या करता है, जो है कनेक्ट करने का काम करता है @ ईमेल का आविष्कार कब होता पता है? जो ईमेल आजकल हम लोग यूज करते हैं, ईमेल का आविष्कार 71 में हुआ था, 1971 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 72 दिख जाएगा, लेकिन आंसर 71 में हुआ था। और इसके फादर कौन है? रे टॉमिल्सन है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया का पहला एंटीवायरस इंस्टॉल जो है डेवलप किया था।
इन्वेंट किया था। रे टॉमिल्सन ने दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस को जो रिमूव करता है, उसको डेवलप किया था और इन्होंने ही ईमेल का आविष्कार किया था और इन्होंने ही 1972 में 1 साल बाद @ का आविष्कार किया था, @ का 1972 में। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। You can use an email if you want to remember it is important and is also put the email into special folders for easy access। आप ईमेल को क्या कर सकते हैं, यदि आप याद रखना चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और ये ईमेल को आसान पहुंच के लिए विशेष फोल्डर में डाल देता है, स्टार, ड्राफ्ट, लेबल या रिप्लाई। तो क्या आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो क्या करते हैं, या ईमेल, आप तो वही पूछा गया ना, तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्टार मार्क कर देते हैं ना भाई। अगर हम कोई इंपॉर्टेंट मेल या इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पास आता है व्हाट्सएप पर, तो उसको याद रखने के लिए हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। जब स्टार पे हम क्लिक करेंगे तो जितना इंपॉर्टेंट मेल हम लोगों ने किया होगा, स्टार किया होगा, सब हमको दिखेगा, है ना, वो होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इन एक्सेल which one denoted a range from B1 through E5। ये B1 से E5 तक का रेंज कौन, इसमें से दिए गए ऑप्शन में कौन बताएगा आपको? अगर हमको रेंज यूज करना है B1 से लेकर E5 तक को, तो कैसे हम यूज कर पाएंगे? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये हमारा एक्सेल होता है, आपको पता है एक्सेल सीट होता है, ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है। आपको पता है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, जी, सब हमारा क्या होता है? ये सब हमारा कॉलम होता है। 1 2 3 4 या मान लीजिए ऐसे हम 5 कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया? हमारा रो होता है। और कह रहा है B1 से लेकर, यहां से लेकर और E5, मतलब वो कह रहा है यहां तक का, ये पूरा कह रहा है। ये मतलब मैं इसको अलग कलर से दिखा दूं, वो कह रहा है यहां से लेकर ऐसे और E5 यहां तक कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है। इसके रेंज के लिए हम क्या करते हैं पता है? इसको रेंज करने के लिए, तो इसको रेंज करने के लिए भाई साहब हम क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है ये वाला यूज करते हैं, इक्वल B1 कोलन, मतलब इक्वल क्या, इक्वल तो फार्मूला के साथ यूज करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग B1 कोलन B5। बोलो क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं भाई? मुझे बता दें एक बार फटाफट। परफेक्ट है, सही है। चलो भैया, कुकी क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में कुकी क्या होता है? एन एडवर्टीजमेंट डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट्स विजिट, एन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट, अ टेक्नोलॉजी टू स्टोर पासवर्ड। एक वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन, कतई नहीं, वो तो एडवेयर होता है ना, जो हम विज्ञापन देखते हैं तो एडवेयर कहलाता है ना, एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है ना, वो होगा नहीं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट्स विजिट्स को रिकॉर्ड करता है, क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना होता है, या क्लाइंट सिस्टम पर पासवर्ड संग्रहित करने की टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होता है। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना या अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट्स विजिट। तो कुकी जो होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट। हम लोग जो क्लाइंट सिस्टम, चूंकि हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्लाइंट होते हैं ना भाई, हम लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वी ऑल आर क्लाइंट, एंड हम सर्वर से ही जुड़ते हैं। तो जो विजिट करते हैं, जो भी साइट्स वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं, वो उसकी स्मॉल फाइल बनाकर क्लाइंट सिस्टम पर स्टोर कर देता है। क्लाइंट सिस्टम पर टेम्परेरी होता है, अस्थायी तौर पे होता है, अस्थायी तौर पे, ठीक है। अ न्यू इनकॉग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम कैन बी ओपन विद द व्हिच कमांड। अगर हमें इनकॉग्निटो विंडो ओपन करना है अपने क्रोम ब्राउजर में, तो हम क्या शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे? ये इनकॉग्निटो क्या होता पता है? अगर आपको अपने सिस्टम में कुछ कोपचे में सर्च करना हो, कोपचे का मतलब चोरी चुपके, है ना, कोई देख ना ले, धीरे धीरे, वो कहते नहीं कि ऐसा सर्च कर कोई देख ना ले, है, जिसे आप चाहते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम मैंने ले लिया, या आपका स्मार्टफोन ही ले लिया मैंने, और मैं गूगल क्रोम का एड्रेस बार जब क्लिक करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि आपने क्या क्या सर्च किया है, या मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, मैं देख सकता हूं आपने क्या क्या ओपन किया है। लेकिन अगर इनकॉग्निटो मोड ओपन करोगे, ब्लैक विंडो होता है, एक ब्लैक विंडो होता है, तो इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि आप या कोई देख नहीं सकता है कि आपने जो है क्या ओपन किया है, क्या सर्च किया था, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन जो होता है, ये इनकॉग्निटो का शॉर्टकट
कुंजी होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used to open a new tab on browser? अगर हमें ब्राउजर में नया टैब ओपन करना हो तो हम क्या शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे? ब्राउजर मतलब क्रोम, ओपेरा, जो है मोजिला फायरफॉक्स, सारे ब्राउजर। कंट्रोल टी यूज करते हैं हम लोग, क्या, क्यों? न्यू टैब ऑन ब्राउजर, ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल टी का उपयोग करते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू रीड वेब पेजेस एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड। दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? जो एक ब्राउजर, सॉरी देखो नाम ही बता दिया मैंने, मुझे निकल गया, उसे हम लोग वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रीड वेब पेज एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। बोलो क्लियर है, बराबर है? चलो वेरी वेरी गुड। Which is not a web browser from the following? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, मोजिला, सफारी, गूगल। तो आपको पता है गूगल हमारा सर्च इंजन होता है, ना कि ब्राउजर होता है ना। देखो वेब ब्राउजर क्या करता है, हमको वेब पेजेस एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दोस्तों आई एम रिपीटिंग अगेन, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सारे ब्राउजर्स होते हैं जो यूजर को वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमको और आपको वेब पेजेस तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, ब्राउजर कहलाते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड वेबसाइट्स टू फेवरेट? अगर हमें अपनी वेबसाइट्स को फेवरेट करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट की फेवरेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका पसंदीदा वेबसाइट आप बार बार विजिट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हमारा क्लास आप बार बार देखना चाहते हो, तो आप इसको बुक मार्क कर लोगे, बुक मार्क के फेवरेट कर लोगे, ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े, टाइप ना करना पड़े, सर्च ना करना पड़े। आप कल उस पर क्लिक करोगे बुक मार्क पे, जो आपने बुक मार्क किया होगा हमारे पेज को, डायरेक्टली आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके लिए हम कंट्रोल डी शॉर्टकट की यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कंट्रोल डी सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज करते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल डी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द ब्लिंकिंग सिंबल व्हिच इंडिकेट्स द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर एट व्हिच प्लेस इज कॉल्ड। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ब्लिंकिंग सिंबल आपको दिखता है, जो हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं तो आगे हमको ले जाता है, वो हमारा कर्सर कहलाता है। आपको पता होगा जब हम लोग कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारा ये स्मॉल वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसे हम लोग, स्मॉल वर्टिकल लाइन। अगर हम लोग देखते होंगे तो यहाँ भाई क्या होता है कि स्मॉल वर्टिकल लाइन में हम जब ये हमारा कर्सर होता है, हम टाइप करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है, और फिर जब यहाँ पहुंचेगा रैप फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्सर कहलाता है, ठीक है। What will be the total number of cells in worksheets with only 11 रो एंड 7 कॉलम्स? अगर हम 11 रो और 7 कॉलम्स हैं तो कितना बनेगा हमारा एक्सेल का शीट? अरे भाई आपको पता है रो की बात कर, रो आपका ऐसे होता है ना भाई, देखो हमारा जो एक्सेल होता है रो कॉलम से बना होता है, रो हमारा कॉलम ऐसे होता है, ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। और ये जो होता है रो होता है, ये रो होता है, ठीक है। तो अगर 11 रो 7 कॉलम 77, 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 77। बड़ा आसान सा प्रश्न था, बड़ा इजी से क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इन एमएस एक्सेल द नेम ऑफ द वर्कबुक अपीयर एट, आपको होता है ना एमएस एक्सेल में वर्कबुक का नाम कहां दिखाई देता है आपको? जो एमएस एक्सेल है उसमें वर्कबुक है, उसका नाम कहां दिखाई देता है आपको? तो एमएस एक्सेल में वर्कबुक का नाम आपको टाइटल बार पे दिखाई देता है, और किसी प्रोग्राम का सबसे टॉप का जो बार होता है टाइटल बार कहलाता है, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल, चाहे पावर पॉइंट हो, किसी प्रोग्राम का नाम। और मैं आपको बता दूं एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक 1 होता है, बुक, ये भी आता है एग्जाम में, क्या बाय डिफॉल्ट नाम होता है? बुक 1। पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो प्रेजेंटेशन 1। एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? स्प्रेडशीट, वो जो है शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके होता है, ठीक है। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शंस द बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है? द रोलर बॉल इज इन ट्रैक बॉल इज सिचुएटेड ऑन द टॉप इंस्टेड ऑफ द बेस, ठीक है।
जो हमारा ट्रैक बॉल में रोलर बॉल होता है वो शीर्ष पर स्थित होता है आधार के बजाय। सीडीज आपका जो कीबोर्ड इज अ परफॉर्म प्रिफर्ड डिवाइस फॉर कैड और कैम। नहीं भाई देखो, कैड और कैम के लिए डिवाइस जो यूज होता है उसे बोलते हैं हम लोग लाइट पेन। लाइट पेन। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है और इसमें यूज होता लाइट पेन। ये सही है। आपको पता है जैसे माउस हमारे पास है तो आपने अगर देखा होगा पहले, ये तो मान लीजिए ऑप्टिकल माउस है, लेजर पे काम करता है। ये ऑप्टिकल माउस है, लेजर पे काम करता है, वायरलेस माउस है, ठीक है। पहले आपने गौर किया होगा जो माउस पहले का होता था उसमें नीचे रोलर बॉल लगा होता था। जब हम घुमाते थे तो बॉल जिधर घूमता था हमारा पॉइंटर माउस का उधर घूमता था, याद होगा आपको। वही बॉल अगर ऊपर लगा दिया जाए तो आप फिंगर से घुमाओगे। आपने मोटोरोला का फोन वगैरह यूज किया होगा तो उसे ट्रैक बॉल कहते हैं। ट्रैक बॉल सही कह रहा। तो पहला क्या बोला गया, इसमें से कौन सा जो है सही है ना? तो पहला सही है, दूसरा जो है पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ध्यान दीजिएगा। Which of the following is an example of the logical operation performed by the ALU? इनमें से ALU जो होता है, मैंने आपको बताया था CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। CPU के 3 पार्ट्स में कंट्रोल यूनिट होता है CU, मेमोरी यूनिट होता है MU और ALU जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो क्या करता है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये जो आपका कंपैरिजन होता है लॉजिकल में आता है ना भाई, देखो अर्थमेटिक, इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वो हमारे होते हैं अर्थमेटिक, है ना। वो क्या होते हैं? हमारे अर्थमेटिक होते हैं ना ऑपरेशंस। और वहीं अगर हम बात करें हमारा जो ये होता है, क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, कंपेयर करना, सब कंपेयर करने में आता है लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स यूज्ड टू कैरी डेटा इन अ सिस्टम बस इज कॉल्ड। सिस्टम बस में डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत पथों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपको पता है हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है सिग्नल मतलब कि बस होता है ना, बस के माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, ग्रुप ऑफ वायर्स बोलते हैं। तो बोला गया कि सिस्टम बस डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला विद्युत पथों यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं उनकी संख्या को, तो विड्थ कितनी संख्या में ले जा रहा है वो बस विड्थ कहलाता है। आपका डेटा जो है कितनी मात्रा में वो जा रहा है, कितनी मात्रा में, कितना मात्रा जा सकता है एक साथ में, बस की क्षमता क्या है, बस विड्थ कहलाता है, ठीक है जी। बोलो क्लियर है? थैंक यू माय फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। 1 घंटे में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम किया है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है दोस्तों। इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो जरूर बताइए सेशन कैसा लगा आप लोगों को, आप लोगों ने एंजॉय किया सेशन को? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए आप लोग, ठीक है जी। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। ये प्रैक्टिस सेट आपका, या टेस्ट कह सकते हो आपका, कौन सा था? पहला था, फर्स्ट था। आप लोग स्कोर अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 30 में से कितना आपका सही हुआ, ठीक है जी। 30 में से कितना आपने सही किया, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू।